जय श्री राम बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि सीबीएसई में बहुत आते हैं न्यूमेरिकल्स और जेई में और नीट में तो भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, भर भर के कंसेप्ट आता है इसके ऊपर। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जेई के लिए पढ़ रहा है, जो नीट के लिए पढ़ रहा है या जो सीबीएसई के लिए पढ़ रहा है। हर किसी क्लास के, हर किसी तरह के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं। केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं इसको। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। तो एक पूरी सीरीज आने वाली है इसके ऊपर, तुम्हारे पास पूरी सीरीज आने वाली है। कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हर एक क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। और शायद तुम्हें पता होगा, हमारी एक प्लेलिस्ट और चल रही है साथ साथ, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर जेई और नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ जेई और नीट के बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे शॉर्टकट लगा लगा के हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भैया तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस प्लेलिस्ट को भी अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लो, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें ध्यान से समझेंगे। मैं ग्राफ बना रहा हूं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या होता है भाई? एनर्जी तो सबको पता है क्या होती है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बोला है? तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, एनर्जी के हिसाब से रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, ये उस चीज का ग्राफ बनाया यार। बड़ा बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखो। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया चीज है देखने वाली भाई, बहुत बढ़िया चीज है। इस चीज के ऊपर डायरेक्ट जेई के न्यूमेरिकल बनाऊंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस चीज को डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब एक बात पहले ध्यान से देखो, समझने वाली ग्राफ को, कि यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर है, मतलब ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, दिख रही है। इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। क्यों? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट एनर्जी छोड़ के बन रहा है, तो एनर्जी निकल गई। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये क्या है? ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है जी, ओके। अगर यही चीज मैं एंडोथर्मिक के लिए बनाना चाहता, यही चीज मैं अगर एंडोथर्मिक के लिए बनाना चाहता, तो यही ग्राफ कुछ इस तरह बन जाता। यहां रिएक्टेंट होता, यहां प्रोडक्ट होता। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, बैक टू द स्टोरी हो जाते हैं। ध्यान रखना, लेकिन ये एक्सोथर्मिक ग्राफ बनाया है मैंने। ओके भाई, अब मैं क्या करूं? देखो, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या है? ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोला होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? क्या होता है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? क्या हुआ करता है ये जी? ये एक ऐसी जगह है, ऐसा टाइम है जिस समय रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक होने शुरू हो गए और प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड बनने शुरू हो गए। मतलब एक एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल देखो, बढ़िया एग्जांपल है, यहां देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एच और एच में बॉन्ड था, आई और आई में बॉन्ड था, दोनों मिले 2HI बन गया। ठीक है भाई, H2I2 देते हैं, 2HI, क्लियर है। तो H और H का बॉन्ड और ये अपना I और I का बॉन्ड, ठीक, फाइनली बन गया H और I का बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोला है जी? ये है जब H और H का बॉन्ड, I और I का बॉन्ड वीक होने लग गया, H और I में और I और I में एक बॉन्ड बनना शुरू हो गया, मतलब पुराने बॉन्ड वीक होते चले गए, नए बॉन्ड बनते चले गए। इस स्टेज को कहा गया है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस स्टेज को कहा गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब एक रिएक्शन को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए कि वो रिएक्शन कर ले। जरा ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों,
हर एक रिएक्टेंट को, हर एक रिएक्शन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। जैसे तुम्हारे को पता है, तुम्हें पता है भाई कि पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है और भी बहुत सारी गैसेस हैं, मगर सबको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो भर भर के है। 80% के आसपास नाइट्रोजन है, 20% के आसपास ऑक्सीजन है। क्या वो रिएक्ट कर रही है आपस में? क्या वो रिएक्ट करके NO2 बन गई है, N2O बन गई है, सारी बन गई है? नहीं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स का जवाब होगा हाँ बनती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय बनती है, मगर उनको यह भी पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होती है? जब लाइटनिंग होती है। मतलब कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टकरा रहे हैं तो हर टक्कर पर रिएक्शन नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ टक्कर हो तो रिएक्शन हो। वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इससे टक्कर हो जाए, इससे कोलिजन हो जाए और रिएक्शन में कर लूं उससे, उस टोटल एनर्जी को कहा गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस टोटल एनर्जी को कहा गया क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये टोटल है, रिएक्टर में पहले भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए थी, उसे टोटल एनर्जी तो नहीं चाहिए, कुछ तो एनर्जी रिएक्टर में पहले से है। तो मिनिमम और कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे चाहिए, मिनिमम और कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर जाए, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं EA से। फिर से सुनो, जितनी टोटल एनर्जी चाहिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव करे थ्रेशोल्ड, रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ पहले से थी, बाकी जो बची हुई है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। उदाहरण सबको पता है, हमारे पास सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे पहला एग्जांपल हमेशा हर क्लास में आता है कि जी मेरा मार्कर 25 रुपए का ये। अब भैया ये 25 रुपए का मार्कर है, 25 रुपए का मिलता है हमारे यहाँ पर, मैं लेने जा रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, 5 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो 25 रुपए क्या हो गया? थ्रेशोल्ड प्राइस। 5 मेरे पास पहले से, मिनिमम कितने और इकट्ठा कर लूं कि मैं इसको अचीव कर जाऊं? 20 रुपए। दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई। पूरे कंसेप्ट को अगर तुमने न्यूमेरिकली पे लेके आना है, न्यूमेरिकल से अचीव करने हैं, तो भाई पूरे कंसेप्ट को बार बार देखो, पूरा देखो। जब पूरा देखोगे, बार बार देखोगे, तभी समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल स्ट्राइक करेगा। ठीक है भाई, मैं इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं, आगे चलते हैं। ध्यान, अगले ग्राफ की तरफ चल रहे हैं, ध्यान दो। अगला ग्राफ क्या है? बहुत बढ़िया चीज है यार, पूरा कंसेप्ट इस पर डिपेंड है। अगला ग्राफ है x/m वर्सेस एनर्जी का ग्राफ। सबसे पहले बात तो एक बात क्लियर कर लो, पिछला जो ग्राफ था उसमें एनर्जी जो थी वो इस एक्सिस पे थी, इसमें एनर्जी इस एक्सिस पे, ध्यान से देख लेना, वरना आज ज्यादा बालक इसी पे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो x/m वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। क्या बोला है, ध्यान सुनो। अब ये पहली बात, x/m क्या है? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मेरे m हो गए, उनमें से कितने मॉलिक्यूल, मींस जैसे मैंने कहा जी मेरे पास 500 मॉलिक्यूल थे टोटल, उनमें से 2 मॉलिक्यूल 2/500, उनमें से 4 मॉलिक्यूल 4/500, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी ग्राफ। अब ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है भाई, एनर्जी 0, बड़ी 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 बड़ी, और यहां पर आके ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, वो एनर्जी कि मिनिमम उस पे हिट करे, दो चीज कोलाइड करे, रिएक्शन हो जाए। तो मेरा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनने वाला है। ये क्या है, ध्यान से देखो, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम है वो बहुत कम है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो फ्रैक्शन भी कम ही है। फ्रैक्शन इस एक्सिस पे, एनर्जी इस एक्सिस पे, और वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा है। जिनकी एनर्जी कम है वो कम, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है वो भी कम, मगर जो एवरेज एनर्जी वाले हैं वो वही एवरेजली वैल्यू जाते हैं। मतलब 500 में से 5-6 तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, 5-6 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे एवरेज में आ रहे हैं। बात कुल मिला के ये है। ये ग्राफ कब है जी? ये ग्राफ T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है। कब है ये ग्राफ? T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है ये। ठीक है जी, सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, ध्यान से देखते रहो। ये T1 टेम्परेचर ग्राफ था। अब मैंने क्या करा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के
T2 कर दिया, तापमान बढ़ा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ है और T2 T1 से ज्यादा है। ध्यान मत हटाना, पलक मत झपकना, ध्यान से सुनो। ये पूरी थ्योरी तुम्हें न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा और आज ही लगवाऊंगा, अभी लगवाऊंगा, ध्यान से सुनते रहो। तो ये T1 टेम्परेचर से जब T2 टेम्परेचर पे है तो क्या हुआ, देखो बच्चों, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, जो फ्रैक्शन कम एनर्जी दिखाता था अब वो और भी कम हो गया। अब और भी बंदे कम हो गए जिनकी एनर्जी बहुत कम थी, वो कम हो गया। एक बात, ठीक है, टोटल 5 बातें हैं कि ध्यान सुनना। वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी वो बढ़ चुके हैं, 2 बात। तीसरी बात, एवरेज एनर्जी भी बढ़ चुकी है, 3 बात। चौथी बात, मगर एवरेज एनर्जी दिखाने वाले कम हो चुके। भाई पहले एवरेज एनर्जी इतने बंदे दिखाते थे, अब एवरेज एनर्जी इतने बंदे दिखाते हैं, ठीक, मगर पहली एवरेज एनर्जी इतनी थी, अब एवरेज एनर्जी इतनी है। 4 बात, पहली, कम दिखाने वाले कम हो गए। दूसरी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा दिखाने वाले बढ़ गए। तीसरी, जो फ्रैक्शन एवरेज एनर्जी दिखाता था अब उतने नहीं दिखा रहे। पहले अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स एवरेज एनर्जी पे थे तो अब शायद 90, पीक कम हो गई है, मगर एवरेज एनर्जी जितनी थी अब उससे बढ़ गई है। मान लो अगर पहले 2 किलो जूल पर मोल एवरेज एनर्जी थी तो अब 2.5 किलो जूल पर मोल एवरेज एनर्जी है। 4 बातें हो चुकी है। 5वीं बात, बट एरिया अंडर द ग्राफ इन बोथ केस, दोनों केस में एरिया सेम है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही है। बाहर से तुमने मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है जी, बाहर से मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाए। एक बीकर में, एक कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल थे T1 टेम्परेचर पे, तो उनमें से कितने एक्टिवेशन से ऊपर थे जी, इतने से थे। रिएक्शन क्या था जी, स्लो था। तुमने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ाए। मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा के भी तुम रिएक्शन बढ़ा सकते, नहीं वो नहीं बढ़ाए, वो M का M ही है। 5वां पॉइंट यही है, एरिया अंडर द ग्राफ सेम रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं बदलने, मॉलिक्यूल्स उतने ही है टोटल, ठीक है, मगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 से क्या कर दिया, T2 कर दिया। और जैसे ही T1 से T2 करा क्या हुआ जी, 5 फर्क आए। पहला, कम दिखाने वाले कम हो गए, एक्टिवेशन एनर्जी दिखाने वाले ज्यादा हो गए, पीक नीचे आ गई, मतलब वो मॉलिक्यूल्स कम हो गए जो एवरेज दिखा रहे थे, मगर एवरेज बढ़ गई। एवरेज मॉलिक्यूल्स जो थे कि जो एनर्जी थी वो बढ़ चुकी है, बट एरिया अंडर द ग्राफ दोनों केस में सेम रहा। ठीक है भाई, चलो भाई, यहां पर मैं एक बहुत सुंदर चीज बताने वाला हूं तुम्हें। ये चीज तुमने ध्यान से समझी तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा इस चीज से। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा T2 T1 से 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, मतलब ये अगर 20 डिग्री था तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री था तो ये 40 डिग्री है। अगर तुम्हारा T2 T1 से 10 डिग्री ज्यादा है, 10 केल्विन ज्यादा है, तो K2 बाय K1, अब K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर। जो T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट था बाय रेट कांस्टेंट बाय T1 टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री, उदाहरण के लिए 20 डिग्री ले लेते हैं इसको, और ये 30 डिग्री ले लेते हैं, तो 20 डिग्री पे कुछ रेट कांस्टेंट होगा, वो क्या हो गया K1। 30 डिग्री पे कुछ रेट कांस्टेंट होगा, वो क्या हो गया K2। ठीक, तो K2 बाय K1 के रेशियो को कहते हैं N। N इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है N? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है ये? रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर का क्या होता है, ये रेशियो होता है। क्या कहते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, ध्यान सुनो, अगर T2 T1 से 10 डिग्री ज्यादा है, कितना है? T2 T1 से 10 डिग्री ज्यादा है, तो रेट कांस्टेंट हमेशा 2 गुने से ज्यादा होगा मगर 3 गुने से कम होगा। इस बात को पकड़ लो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ
कि 20 से 30 डिग्री करने पर, 10 डिग्री बढ़ाने पर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज रिएक्शन की स्पीड 2 गुने से बढ़कर 3 गुने के बीच तक रह सकती है। कम से कम 2 गुना बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना बढ़ जाएगी, 2 to 3 टाइम्स रह जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री। मतलब 30 डिग्री पे कुछ टेम्परेचर था, तुमने 40 कर दिया, 30 डिग्री पे रेट कांस्टेंट था, तुमने 40 कर दिया, तो जितनी भी स्पीड थी उससे 2 गुनी बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के बीच में आ जाएगी, मिनिमम 2 गुनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है जी, फिर से एक बार सुन लो, रेट कांस्टेंट एट T2 टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर के रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इफ T2 इज T1 प्लस 10, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो 2 गुने से ज्यादा और 3 गुने से कम, 2 और 3 गुने के बीच में रहेगा। अब देखो, जैसा है मैंने तुम्हें हमेशा बार बार एक चीज का वादा करा कि टॉपिक के लास्ट में, क्लास के लास्ट में भाई साहब कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिसका इंतजार तुम्हें पूरे टॉपिक के लिए रहेगा। यहां पर भी एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, क्या कि जी 2 गुने से ज्यादा 3 गुने से कम, बिल्कुल ठीक बात। कब होगा? तुम कहोगे जी हर 10 डिग्री राइज पे, ठीक है, लेकिन कब मतलब सीबीएसई के क्वेश्चंस में। सीबीएसई के क्वेश्चन में तुमने मान के चलना है कि वो 2 गुने से ज्यादा होगा, 3 गुने से कम रहेगा, ये तुम्हारा कंसेप्ट है। ठीक, न्यूमेरिकली में तुम्हें बताया जाएगा 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, या तुम्हें निकालना होगा। क्लियर है, बात खत्म। मगर जब भी एंट्रेंस का क्वेश्चन आएगा, जेई का, नीट का, आईआईटी का, तो उसमें क्या होगा? मान के चलना है 2 गुना बढ़ी है। वहां तुम्हें एक कंसेप्ट है 2 गुना 3 गुना, वहां मान के चलते हैं 2 गुना बढ़ेगी, हर 10 डिग्री पे मान के चलते हैं 2 गुना बढ़ेगी। जब भी नीट का क्वेश्चन आए, तुम्हें मान लेना है कि भैया 10 डिग्री राइज पे 2 गुना बढ़ेगी। और मैं अब इसी टॉपिक पे, इसी लो भाई, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 केल्विन, 10 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाया गया, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकेम डबल्स, तो रिएक्शन डबल हो गया। हाउ मेनी टाइम ऑफ द रिएक्शन विल बी इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 303 से 353, मतलब 303 से 353 कर दिया गया, तो बताओ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा। इस भाई ने बोल दिया है, बता दिया है कि रिएक्शन जो है वो 10 केल्विन पे डबल हो जाता है। ये नहीं बोलता, हम तब भी मान के चलते 10 केल्विन पे डबल हो जाता है। रिएक्ट ऑप्शन बड़े आसान से रखे हैं। अब देखो 303 से जब 313 करा होगा, 10 केल्विन बढ़ाया होगा, तो क्या हो गया होगा? वो डबल हो गया होगा। 313 से 330 करा गया तो डबल से डबल। इसके बाद 323 से 333 करा होगा तो वो 8 गुना हो गया होगा। अब 343 करा हो गया तो 16 गुना हो गया होगा। जब फिर से 10 केल्विन बढ़ाया होगा तो क्या होगा? 32 गुना हो गया होगा। तो 303 से 353, 303 से 353 केल्विन करने पर 32 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। 32 गुना बढ़ गया है। ठीक है भाई, एक और न्यूमेरिकल देखो साथ साथ, सेम सा ही न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। वही सेम कह रहे हैं, बताओ जी 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे यहां पे तो 303 से 353 करा गया ना, 50 बढ़ाया गया। कह रहे हैं जी 100 डिग्री बढ़ा दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं 64, 256, 512, 1024। भाई साहब तुम्हें पता लग ही गया होगा हमें क्या करना है। हम क्या करेंगे कि जैसे ये करें, हर बारी में 2 2 2 बढ़ाते हैं। जैसे 353 था, फिर 2 बढ़ा दिया तो 32 का 64 हो गया, 64 हो गया। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री बढ़ जाएगा तो कितने गुना बढ़ चुका होगा। तुम्हें अपने आप करना है क्वेश्चन से, और आई थिंक तुम कर लोगे। तो तुम भाई, तुमने आज पहली क्लास में मुझसे 2-3 टॉपिक समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही कराया जाएगा और साथ साथ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। ये पूरी की पूरी सीरीज आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की, 2-3 वीडियोस आएंगी इसके अंदर। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। ओके बच्चों, जय श्री राम।